Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आपके फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो करंट अफेयर का सेशन आपको ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। यहाँ पर हम क्वेश्चंस की फॉर्म में करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही ईच एंड एवरी क्वेश्चन के साथ हम आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक देखिए, यानी वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 and the question number 1 of our session is what is the transaction limit for small value digital payments in offline mode as of September 2023। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो ट्रांजैक्शन लिमिट है स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स की ऑफलाइन मोड में सितंबर 2023 तक उसको कितना कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या ₹1000 किया गया है, ₹500 किया गया है, ₹200 किया गया है या फिर ₹100 किया गया है। पहले ये जो ट्रांजैक्शन लिमिट थी स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स की ऑफलाइन मोड में ये कितनी थी, ये 200 थी। अब इसको ₹200 से बढ़ाकर कुछ किया गया है, यानी 200 प्रीवियसली थी बट हमें न्यू वाली बतानी है तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका घट जाएगा। अब आप यहीं से थोड़ा सा आइडिया लगाइए, जब 200 पहले थी प्रायर थी और इसको बढ़ाया गया है तो 100 भी नहीं रहेगा, प्लस जब 200 पहले थी तो एकदम से इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा कि 1000 पे पहुंच जाए, तो हम ये भी कट करेंगे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ₹500। तो 200 से बढ़ाकर लिमिट कितनी कर दी गई है, 500 की है। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज RBI, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज़ अनाउंस्ड टू इनहांस ट्रांजैक्शन लिमिट्स। RBI ने ट्रांजैक्शन लिमिट्स को बढ़ाने के लिए अनाउंस किया फॉर स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स इन ऑफलाइन मोड टू ₹500। कितना, ₹500 तक फ्रॉम द अर्लियर कैप ऑफ 200, यानी जो पहले ₹200 था उससे बढ़ाकर 500 किया है। These can be made using any channel or instrument। को कैसे भी आप यूज़ करके किसी भी चैनल के थ्रू इसको बना सकते हैं, जैसे कि कार्ड्स हो गए, वॉलेट्स हो गए, मोबाइल डिवाइसेस हो गए, इन फेस टू फेस में मोड ओनली। Although the upper limit of an offline payment transaction shall be ₹500, the total limit on a payment instrument will be 2000 at any point in time। Clear? हिंदी में देखेंगे सेम क्वेश्चंस। तो जो हिंदी वाले कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल भी वरिड ना हो, आपको ईच एंड एवरी सेशन बिलिंगुअल मिलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ओके, सो सितंबर 2023 तक ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए लेन देन की सीमा क्या है। क्या है लेन देन की सीमा, 1000, 500 रुपये, 200 रुपये या 100 रुपये। सो द करेक्ट आंसर इज ₹500 यानी 500 रुपये। हिंदी में देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए लेन देन सीमा को 200 रुपये की पिछली सीमा से बढ़ाकर 500 रुपये करने की घोषणा की है। तो ये भी याद रखिएगा कि ये घोषणा किसने की है, तो ये घोषणा RBI के द्वारा की गई है।
इन्हें किसी भी चैनल या उपकरण जैसे कार्ड, वॉलेट, मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके केवल आमने सामने मोड में बनाया जा सकता है। हालांकि ऑफलाइन भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा 500 रुपये होगी और किसी भी समय भुगतान साधन पर कुल सीमा 2000 रुपये तक होगी। Next question says that which state UT inaugurated India's first artificial intelligence school? यानी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के द्वारा इनाग्रेट किया गया है? तेलंगाना के, केरला के, कर्नाटक के एंड पंजाब के। सो द करेक्ट आंसर हियर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केरला। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद थे, उन्होंने इनाग्रेट किया था इंडिया का फर्स्ट इंटेलिजेंस स्कूल, जिसको संतगिरी विद्या भवन कहा जाता था। यानी स्कूल का नाम आपको याद रखना है, संतगिरी विद्या भवन। और ये कहाँ रखा था? तो केरला में रखा था, ठीक है, जिसकी कैपिटल थी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो केरला के तिरुवनंतपुरम में उन्होंने इस स्कूल को इनाग्रेट किया था। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्कूल है वो रिजल्ट है किसका? कोलैबोरेशन बिटवीन आई लर्निंग इंजन्स ILE USA एंड वैदिक ई स्कूल। क्लियर? हिंदी में देखेंगे, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल का उद्घाटन किया? तेलंगाना, केरल, कर्नाटक एंड पंजाब। एंड द करेक्ट आंसर हियर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केरल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में शांतिगिरी विद्या भवन नामक भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल का उद्घाटन किया। AI स्कूल आई लर्निंग इंजन ILE USA और वैदिक ई स्कूल के बीच सहयोग का क्या है? परिणाम है। Question number 3. An Se Young, who won the Badminton World Championship, is from which country? एन से यंग हैं जिन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती, वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? चाइना से, जापान से, साउथ कोरिया से या फिर सिंगापुर से? सो हियर द करेक्ट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साउथ कोरिया। तो किससे बिलोंग करती हैं? साउथ कोरिया से। डिस्क्रिप्शन देखेंगे, एन सी यंग जो हैं इन्होंने क्या किया था? कैरोलिना मैरिन को डिफीट किया था और कैरोलिना मैरिन को डिफीट करके ये बनी थी बिकम द रिपब्लिक ऑफ कोरियाज फर्स्ट वुमेन सिंगल वर्ल्ड चैंपियन। द वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर इन हर 11th फाइनल फ्रॉम 12 टूर्नामेंट्स इन दिस ईयर। Kunalwat Wittitsaran made history by becoming Thailand's first man singles। women singles हमने देख लिया, अब हम यहाँ पर मैन सिंगल्स का भी आपको बता रहे हैं। कुनलावट विटित्सन मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग थाईलैंड्स फर्स्ट मैन सिंगल्स वर्ल्ड चैंपियन आफ्टर अ फाइनल अगेंस्ट नाराओका कोडाई। ही इज नाउ द 6th मैन टू विन बोथ जूनियर एंड सीनियर वर्ल्ड सिंगल्स टाइटल। तो हिंदी में देखेंगे, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले यन से यंग किस देश से हैं? चीन से हैं, जापान से हैं, दक्षिण कोरिया से हैं या सिंगापुर से हैं? तो ये आपके दक्षिण कोरिया से हैं, ऑप्शन नंबर सी। एन सी यंग ने कैरोलिना मैरिन को हराकर कोरिया गणराज्य की पहली महिला एकल विश्व चैंपियन बनी। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ने इस साल 12 टूर्नामेंटों में से अपना 11वां फाइनल खेला। नाराओका कोडाई के खिलाफ फाइनल के बाद कुनलावट विटित्सन ने थाईलैंड के पहले पुरुष एकल विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया और वह अब जूनियर और सीनियर दोनों विश्व एकल खिताब जीतने वाले छठे व्यक्ति हैं। Question number 5th of this session says that, question number 4th.
Which union ministry launched the 6th edition of Smart India Hackathon SIH 2023? यानी किस यूनियन मिनिस्ट्री ने स्मार्ट इंडिया हैकाथन का 6th एडिशन लॉन्च किया 2023? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने? सो द करेक्ट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर A, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. So the Ministry of Education's Innovation Cell and All India Council of Technical Education AICTE have launched the 6th edition of Smart India Hackathon SIH 2023 since its inception in 2017. The Smart India Hackathon has become a global model for hackathons and innovation frameworks. This event presents 239 problem statements including 182 software challenges and 57 hardware challenges. किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथन SIH 2023 का 6ठा संस्करण लॉन्च किया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा. तो शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने स्मार्ट इंडिया हैकाथन SIH 2023 का 6ठा संस्करण लॉन्च किया है. 2017 में अपनी शुरुआत के बाद से स्मार्ट इंडिया हैकाथन के लिए एक वैश्विक मॉडल बन गया है और नवाचार ढांचे यह इवेंट 239 समस्या विवरण प्रस्तुत करता है, जिसमें अगर हम देखें तो आपको 182 सॉफ्टवेयर चुनौतियां देखने को मिलेंगी और 57 हार्डवेयर चुनौतियां यहाँ पर शामिल हैं. Now let's move towards question number 5th, and this is, what is the new brand identity of Tata for its electric vehicle business? तो हम यहाँ पर बताना है कि न्यू ब्रांड आइडेंटिटी क्या है टाटा की उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस के लिए. टाटा EV, Tata.EV, Nexon.EV, टैब या फिर टाटा इलेक्ट्रो. एंड द करेक्ट आंसर हियर गोज विद ऑप्शन नंबर A, दैट इज Tata.EV. Tata Passenger Electric Mobility, a subsidiary of Tata Motors, has announced the introduction of its new brand identity, Tata EV, for the EV business. Tata have also revealed a logo for its EV brand. The EV brand will be used by Tata Motors Passenger Electric Mobility Division, and it will not cover Tata Motors electric commercial vehicles as of now. तो इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसाय के लिए टाटा की नई ब्रांड पहचान क्या है? तो इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसाय के लिए टाटा की जो नई ब्रांड पहचान है वो Tata.EV है. और यहाँ हम अगर देखें तो डिस्क्रिप्शन में टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने EV व्यवसाय के लिए अपनी नई ब्रांड पहचान टाटा EV की शुरुआत की घोषणा की है. टाटा ने अपने .EV ब्रांड के लिए एक लोगो का खुलासा किया है. .EV ब्रांड का उपयोग टाटा मोटर्स के पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिवीज़न द्वारा किया जाएगा और यह अभी तक टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों को कवर नहीं करेगा. सो आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा. बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. एंड क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट एज पर द एनुअल लाइटनिंग रिपोर्ट के बेसिस पे विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लैशेस इन 2022 एंड 23. 2022 एंड 23 में किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लैशेस रिकॉर्ड किए हैं?
महाराष्ट्र ने किए हैं, मिजोरम ने किए हैं, मध्य प्रदेश ने या फिर सिक्किम ने। एंड द करेक्ट आंसर हियर गोज विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मध्य प्रदेश। और कैसे क्या किया है आइए डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। So, Madhya Pradesh is found to be the lightning hub of India with maximum flashes of, ये याद रखिएगा कि मैक्सिमम फ्लैशेस कितने रहे थे, तो मैक्सिमम फ्लैशेस जो रहे थे ये रहे थे आपके 9,87,095, 9,87,095 2022 एंड 23 में, एंड हाईएस्ट डेथ्स ऑफ 340 पर ईयर। हाईएस्ट डेथ भी यहाँ पर डेथ रेट भी रहा था, कितना रहा था, तो 340 पर ईयर रहा था। अकॉर्डिंग टू द 4th एनुअल लाइटनिंग रिपोर्ट, अगर हम 4th एनुअल लाइटनिंग रिपोर्ट के बेस पर बात करें तो it highlights that the country recorded more than 20 million lightning strikes, और ये हाईलाइट करता है कि जो कंट्री है उसने 20 मिलियन लाइटनिंग स्ट्राइक से ज़्यादा रिकॉर्ड किया है 2020 एंड 23 में। 60% increases in cloud to ground lightning from 2019 to 20. The Lightning Resilient India's campaign is a collaborative endeavor between the Climate Resilient Observing Systems Promotion Council (CROPC) and the India Meteorological Department (IMD). वार्षिक बिजली रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में किस राज्य में सबसे अधिक चमक दर्ज की गई है, तो ये की गई है आपके मध्य प्रदेश में। चौथी वार्षिक बिजली रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश को भारत का बिजली केंद्र माना जाता है, जहां 2022-23 में अधिकतम 9,87,095 चमक और प्रति वर्ष सबसे अधिक 340 मौतें हुई हैं। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि देश में 2022-23 में 20 मिलियन से अधिक बिजली गिरने की घटनाएं दर्ज की गईं और 2019-20 की तुलना में बादल से ज़मीन पर बिजली गिरने की घटनाओं में 60% की वृद्धि देखने को मिली है। लाइटनिंग रेजिलिएंट इंडिया अभियान क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के बीच ये एक सहयोगात्मक प्रयास है। Question number 7 says that Kampala ministerial declaration which was seen in the news is associated with which field। ये जो काम्पाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन है जिसको हम अभी न्यूज़ में देख रहे हैं, ये किस फील्ड के साथ एसोसिएटेड है। साइबर सिक्योरिटी के साथ है, ये माइग्रेशन, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है, या हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है। सो द करेक्ट आंसर हियर गोज विद ऑप्शन नंबर 2, दैट इज माइग्रेशन, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। A total of 48 African countries have agreed to adopt the Kampala Ministerial Declaration on Migration, Environment and Climate Change (KDMECC) to address the nexus of human mobility and climate change in the continent. It was co-hosted by the governments of Kenya and Uganda with support from the International Organization for Migration (IOM) and the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
खबरों में देखा गया कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? साइबर सुरक्षा से, प्रवासन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर आवास और शहरी बुनियादी ढांचा। सो द करेक्ट आंसर हियर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। कुल 48 अफ्रीकी देश महाद्वीप में मानव गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के संबंध को संबोधित करने के लिए प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन KDMECC पर कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा को अपनाने पर सहमत हुए हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के समर्थन से केन्या और युगांडा की सरकारों द्वारा सह मेजबान किया गया था। Question number 8 of this session is Gabon, which was seen in the news, is located in which region? ये जो Gabon है जिसको हम न्यूज़ में देख रहे हैं, ये किस रीजन में लोकेट करता है? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया? तो ये आपके अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Rebel soldiers in Central African nation Gabon claim to have ousted their president Ali Bongo Ondimba. Rebel officers in the oil-rich Central African state of Gabon announced they had seized power following disputed elections in which President Ali Bongo Ondimba, in power since 2009, had been declared victorious. गैबॉन जिसे समाचार में देखा गया था किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपके अफ्रीका में स्थित है। और मध्य अफ्रीकी देश गैबॉन में विद्रोही सैनिकों ने अपने राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडिम्बा को अपदस्थ करने का दावा किया है। तेल समृद्ध मध्य अफ्रीकी राज्य गैबॉन में विद्रोही अधिकारियों ने घोषणा की कि उन्होंने विवादित चुनावों के बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया है, जिसमें 2009 से सत्ता में रहे राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडिम्बा को विजयी घोषित किया गया था। Last answer for this session is who was the founder of Institute of Mathematical Sciences IMSC? तो Institute of Mathematical Sciences IMSC के फाउंडर कौन हैं? PC महालनोविस हैं, अलादी रामकृष्णन है, रामानुजन है या CV रमन है? एंड द करेक्ट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अलादी रामकृष्णन. So the birth ceremony of the eminent physicist Alladi Ramakrishnan is being celebrated in December 2023. He founded MathScience, the Institute of Mathematical Sciences in Chennai, and served as its director until his retirement in 1983 at the age of 60. The institute will pay homage to its founder director by conducting the Alladi Ramakrishnan Centenary Conference at its campus in Taramani, Chennai. गणितीय विज्ञान संस्थान IMSC के संस्थापक कौन थे? PC महालनोविस, अल्लादी रामकृष्णन, रामानुजन या CV रमन? और ये कौन थे? अल्लादी रामकृष्णन. तो प्रख्यात भौतिकी विज्ञानी अल्लादी रामकृष्णन की जन्मशती दिसंबर 2023 में मनाई जा रही है. उन्होंने चेन्नई में गणितीय विज्ञान संस्थान IMSC मैथ साइंस की स्थापना की और 1983 में
60 साल की उम्र में अपनी सेवानिवृत्ति तक इसके निदेशक के रूप में कार्य किया। संस्थान चेन्नई के तारामणि में अपने परिसर में अल्लादी रामाकृष्णन शताब्दी सम्मेलन आयोजित करके अपने संस्थापक निदेशक को श्रद्धांजलि देगा। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन एंड आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। सेशन एंजॉय किया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। साथ ही अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कुछ सजेशंस देना चाहते हैं रिगार्डिंग वीडियोज़ कि हमें किस टाइप की वीडियोज़ आपके लिए लानी चाहिए। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो हमारा चैनल है, ये जो हमने बनाया है, इसका मोटिव UGC NET JRF के लिए है, बट अब हम इसमें बीच बीच में आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके इस टाइप से कुछ वीडियोस प्रोवाइडेड कराते रहते हैं, सो दैट आपका जो है कुछ और भी यहाँ पर बेनिफिट आपको मिल सके। क्योंकि UGC NET JRF एग्ज़ाम आप ईयर में 2 टाइम्स देते हैं, बट मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ यू अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी अप्लाई करते होंगे, तो इस वजह से हम कुछ करंट स्टैटिक जीके आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इस टाइप की कुछ और वीडियोस भी चाहिए या फिर आप किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो वो हमें कमेंट सेक्शन में आप बताएं, हम आपकी डिमांड को ज़रूर पूरा करेंगे। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी बेहतर से बेहतर वीडियोस लेकर आएँ। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।